आदाब नाजरीन, रात के बज चुके हैं 9:04 और मैं हूं आपके साथ सनम एजाज। प्रोग्राम है दिन भर और दिन भर में हम देश दुनिया की बड़ी बड़ी खबरों से आपको बाखबर करते हैं। शुरुआत करते हैं तारीख से, और तारीख में बहुत कुछ हुआ। पार्लियामेंट की तारीख में भी आज बहुत कुछ हुआ, लेकिन सबसे पहले स्पीकर की तैनाती और उसी तैनाती पर अब इलेक्शन कराना ज़रूरी हो गया है। माजी में कभी कभी सहमति बन जाती थी, इत्फाक हो जाता था, अपोजिशन और सरकार मिल के बना लेते थे। पिछली बार कांग्रेस को बड़ी जो अक्सरियत थी उस दौरान अपोजिशन की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अब की बार अपोजिशन बराबर। तो पार्लियामेंट में अपोजिशन और सरकार यानी हिज़्ब इक़्तिदार और हिज़्ब इख्तिलाफ का मुकाबला, और इसी मुकाबले में अब मामला किसका स्पीकर। तो किसके स्पीकर में राजनाथ सिंह जो वजीर दिफा हैं, उनके साथ साथ किरण रिजिजू, उनको सरकार की तरफ से यानी हिज़्ब इक़्तिदार की तरफ से एक जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वो बात करें और बात अपोजिशन के साथ करें ताकि मुश्तरका तौर पे स्पीकर का जो अमल है, इंतखाब है, वो अमल में लाया जा सके। लेकिन ख़बर यही कि इख्तलाफ और इक़्तिदार दोनों में ठनी हुई है, और इसमें अब तो ओम बिरला या बमुकाबले राकेश शर्मा, कौन चित होगा कौन पट होगा ये बताएगा। अंदाजे अभी ओम बिरला के ही बारी बताते हैं, लेकिन आज पार्लियामेंट में इस सारे पे बातचीत, पार्लियामेंट के अंदर और बाहर बातचीत हो ही रही थी। हिज़्ब इख्तिलाफ भी इल्ज़ाम आयद कर रहा है, हिज़्ब इक़्तिदार भी जवाब दे रहा है, और हिज़्ब इख्तिलाफ का उम्मीदवार यानी राकेश शर्मा भी अपने कागजात नामजदगी दाखिल करा चुके हैं। ओम बिरला जो पिछली बार भी स्पीकर थे, उन्होंने भी अपने कागजात नामजदगी दाखिल कराए हैं, और सेक्रेटरीट में जमा कराए गए कागजात के बाद अब ठप्पा किस पे लगता है वक्त बताएगा। लेकिन कांग्रेस भी बड़ा तगदौ में लगी हुई है, और कांग्रेस में आज राहुल गांधी ने कांग्रेस की तरफ से बड़ा बयान भी दिया, और उन्होंने कहा कि जहां हज़रत नरेंद्र मोदी मुल्क की तामीर और तरक्की में उनसे ताउन मांग रहे हैं, वो ताउन तो हम देने को तैयार हैं, क्योंकि मुल्क हमारा है। लेकिन इसमें कुछ उधर कुछ इधर की बात नहीं, बल्कि सीधी बात होती है, और सीधी बात माजी में यही थी कि स्पीकर अगर हिज़्ब इख्तिलाफ का हो तो डिप्टी स्पीकर हिज़्ब इक़्तिदार का। और इसी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बीच में कल जब मल्लिकार्जुन खड़गे से कांग्रेस के एनडीए के वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने फ़ोन करके मदद की बात की थी, तो जवाब यहाँ से दिया गया था, और वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने मल्लिकार्जुन खड़गे को बताया था कि हम आपको दोबारा कॉल करेंगे, लेकिन अभी तक वो दोबारा कॉल नहीं आई है, न जाने क्या बात है। अभी सियासी तजिया निगार यही बता रहे हैं कि ओम बिरला का पलड़ा तो बारी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल बीजू पटनायक का भी है, जिन्होंने स्पीकर के लिए हिज़्ब इख्तिलाफ को जो हिमायत है वो देने का ऐलान किया। लेकिन राहुल गांधी ने आज स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के ओहदे पर क्या कुछ बताया, सुनिएगा। अखबार में लिखा है कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि ऑपोजिशन को कंस्ट्रक्टिवली सरकार के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। ऑपोजिशन ने क्लियरली कहा है, राजनाथ सिंह जी का खारगे जी फोन आया, राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी से कहा देखिए आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए। ऑपोजिशन, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है, हमने सबसे बात की है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने कल शाम कहा था कि वो खारगे जी को कॉल रिटर्न करेंगे। अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया। तो मोदी जी कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन हो, और फिर हमारे नेता को असर्ट करा जाता है। खाड़गे जी इंतजार कर रहे हैं। ये कांग्रेस के सदर की बात कर रहे थे, बता रहे थे कि कांग्रेस के कौमी सदर खाड़गे जी राजनाथ सिंह की कॉल का इंतजार कर रहे थे। इंतजार जारी है, लेकिन आपको मुल्क की तारीख में कुछ और बात भी बताएं। फ़लस्तीन, इसराइल और फ़लस्तीन का कज़िया बराबर दुनिया में जारी है। कुछ दिन पहले दुनिया भर में लोगों ने वाविला किया, इसराइल अपनी दहशत जारी रखे रहा और फ़लस्तीनी को कत्लेआम करता रहा।
उस साले के बीच में सबकी नज़रें अरब ममालिक पर थी, लेकिन अरब ममालिक भी खामोश तमाशाई बने बैठे रहे। दुनिया का कोई भी 56 मुसलमान ममालिक होने के बावजूद कहते हैं कि अगर मुस्लिम ममालिक एक एक पत्थर ही मारता तो शायद फ़लस्तीनियों का यह हाल नहीं होता। लेकिन मुस्लिम ममालिक ने कुछ दिन खानापुरी करते हुए कुछ बातें की, अमली तौर पर कुछ नहीं किया। आज भी फ़लस्तीन का नौजवान मरता है, आज भी फ़लस्तीन की निहत्तों पर गोलाबारी होती है, मिसाइल गिराए जाते हैं, घर मिसमार किए जाते हैं और इवन के कैंप्स में भी वहाँ पे हमले किए जाते हैं। लेकिन आवाज़ हिंदुस्तान से आज उठी और आज पार्लियामेंट में ओथ लेते हुए असुद्दीन ओवैसी ने जय की बात, भीम की बात भी की, फ़लस्तीन की बात भी की। अपने ओहदा उन्होंने बिस्मिल्लाह से शुरू किया, ओहदे और राजदारी का हल्फ लेने का जो प्रोग्राम था बिस्मिल्लाह से शुरू किया और फ़लस्तीन पे इख्ताम पजीर किया। सुनिएगा। सल्लल्लाहु रसूल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं असदुद्दीन ओवैसी, जिसे लोकसभा का रुकन मंतखब किया गया है, अल्लाह के नाम से हल्फ उठाता हूँ कि मैं भारत की आइन पर जो क़ानून के मुजब तय पाया है एतक़ाद रखूँगा, उसका वफ़ादार रहूँगा। मैं भारत के इक़्तिदार आला और सालिमियत को बरकरार रखूँगा और जिस ओहदे को मैं संभालने वाला हूँ इसके फ़राइज़ और वफ़ादारी से अंजाम दूँगा। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फ़लस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। जय भीम, जय थीम और जय फ़लस्तीन। फ़लस्तीन की आवाज़ आज हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में गूंजी। शायद कहीं दूर तलक बात जाए, शायद किसी को होश आ जाए। लेकिन अब ज़रा जम्मू कश्मीर का हाल अहवाल भी आपको बताते चले। जम्मू कश्मीर में आज सुबह सुबह उस वक्त एक सनसनीखेज़ खबर भी देखने को मिली जब सोशल मीडिया से लेके सरकारी इदारों और दूसरे पोर्टल एजेंसी से मालूम हुआ कि जम्मू कश्मीर के एक सीनियर कानूनदान और साबका बार चेयरमैन जो कश्मीर के थे मियां क़यूम, उन्हें आज गिरफ़्तार किया गया है। और गिरफ़्तारी की वजह बाबर कादरी एडवोकेट के मर्डर का मामला था। साल 2020 में श्रीनगर के हवल इलाके में शाम के वक़्त बाबर कादरी को अपने घर के सहन में गोली मारकर शहीद किया गया था और तब से लेकर अब तक इस सारे मामलात पर कहीं न कहीं बात होती रहती थी। तब ठीक उस वक़्त इस मामले को लेके श्रीनगर में जम्मू कश्मीर में आवाम ने गम गुस्से का इजहार भी किया था और जम्मू कश्मीर ने बाज़ाब्ता तौर पे इस केस को सुलझाने के लिए एक सिट भी तश्कील दी थी। कई अफराद से पूछताछ भी की गई थी। बीच में बताया गया कि इसमें जो मुलविस मिलिटेंट है उसका ताल्लुक़ लश्कर तैयबा से है और उसका नाम साकिब मंजूर है, जो मास्टरमाइंड बताया गया था। लेकिन उसके बाद बताया गया कि 2021 में वो पुलिस के साथ एक झड़प में, फोर्सेस के साथ झड़प में मारा गया। फिर बाबर कादरी की उन कत्ल की तहकीकात ने एक नया मोड़ उस वक्त लिया जब बहुत से लोगों से पूछताछ के दौरान मियां क़यूम और दूसरे कुछ लोगों के घरों पर भी छापे मारे गए। और उस मामले में आज बड़ा मामला ये भी देखने को मिला जब बाज़ाब्ता तौर पे मियां क़यूम, एडवोकेट मियां क़यूम को श्रीनगर से गिरफ़्तार भी एसआईयू ने किया और एसआईयू ने गिरफ़्तार करके इस मामले में इस हवाले से ये बताया कि 25 जून को जो आज उन्हें गिरफ़्तार किया गया वो बाबर कादरी के कत्ल की साजिश का रोल जो इल्ज़ाम है उसमें उन्हें गिरफ़्तार किया गया है। इस हफ्ते जम्मू कश्मीर से बड़ा प्रोग्राम भी है। 29 की तारीख को जम्मू कश्मीर से यात्रा चलेगी और ये यात्रा बालथल और अनंतनाग यानी दो पड़ाव से होते हुए पंजतीर्थी और बालथल से होते हुए सीधा अमरनाथ गुफा तक जाना शुरू हो जाएगा। इस हवाले से सरकारी सतह पे पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं और सरकारी सतह से की गई तैयारियों के बीच में अब तक 3,54,000 के करीब यात्रियों ने दर्शन के लिए मुख्तलिफ बैंक की शाखाओं से या अमरनाथ पोर्टल
के ज़रिए अपनी रजिस्ट्रेशन कराई है। 28 जून सुबह के वक्त जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जम्मू के भगवती नगर के बेस कैंप से दर्शन करने वालों को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे और जम्मू के भगवती नगर से लेकर सोनमर्ग और बालथल तक पूरी तरह से इंतजामात को हरी झंडी या जोर शोर से जारी है। जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी अतुल डुल्लू इस सारे मामले की या इन मामलात की इक़दामात की आज खुद निगरानी भी कर रहे हैं और लखनपुर से लेकर भगवती नगर और फिर बराबर केव तक गैर मामूली हिफाजत के इंतजाम भी उठाए गए हैं। जगह जगह फोर्सेस पुलिस की नाकाबंदी या तैनाती अमल में लाई गई है, नाके लगाए गए हैं और जो भी यात्री दर्शन करने के लिए आएंगे उनके लिए पूरी तरह से इंतजाम किए जा रहे हैं। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर भी टेंट लगाए जा रहे हैं और टेंट और बाकी जो मामला आते हैं वो लगाने का सिलसिला अमरनाथ केव के आसपास भी है। हेलीकॉप्टर से भी सर्विस जो है लगातार शुरू की जा रही है और हेलीकॉप्टर के हवाले से भी आज इंतज़ामिया ने बताया कि पूरी तरह से सभी तैयारियां मुकम्मल की गई हैं। इस दौरान आज DRDO के ताउन से तैयार किए गए अस्पताल का आज बाज़ाब्ता तौर पर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इफ्ताह भी किया और मनोज सिन्हा ने इफ्ताह के मौके पर यहाँ सूरत हाल का जायज़ा भी लिया और साथ साथ में एक बार फिर इसका इहादा किया कि जम्मू कश्मीर की आवाम ने यात्रा के लिए हमेशा से अपने आप को वक्फ रखा है और आने वाली इस यात्रा में भी जम्मू कश्मीर की आवाम अपना वो रिवायती भाईचारा बरकरार रखेगी। और नाज़रीन, अब ज़रा सियासत में कांग्रेस की बात भी करें। कांग्रेस में क्या सरफटोल है? माजी से लेकर हाल तक सिर्फ कांग्रेस की सरफटोल के किस्से सुनाई दिए हैं। कांग्रेस जम्मू कश्मीर में कुछ ज़्यादा बड़ा कर नहीं सकी लेकिन सरफटोल करती रही और माजी से लेकर आज तक की तारीख में अक्सर ये देखने को मिला है कि कांग्रेस का कोई भी सदर बना 1-2 महीने ठीक ठाक गुजरे और उसके बाद साजिशी टोले सरगर्म हुए और फिर चाहे वो आज़ाद हो, चाहे पीरज़ादा सईद हो, चाहे GA मीर हो या कोई और हो, उनके खिलाफ महाज खड़ा किए गए और उन महाजों में ये भी बताया जाता था कि कुछ बड़े लीडर हैं जो उन महाजों के पीछे अब की बार भी महाज शुरू हो चुका है। कल ही एक निजी टेलीविज़न चैनल पर पहले खबर शाया हुई और उस खबर के बाद कांग्रेस के हलकों में बड़ा हंगामा हुआ। उसी हंगामे पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। कल के हंगामे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया गया कि कुछ लोग जिन्हें कांग्रेस के रियासती सदर वकार रसूल बानिहाली फिलहाल नाकारा समझकर उनसे काम करवाना चाहते थे, तो काम न करने की आदत से मजबूर इन लोगों ने अब उनके बकौल उस साजिशी टोले ने अब नई साजिश पनपनी शुरू कर दी है और बहतान बनानी शुरू कर दिए। श्रीनगर में कांग्रेस के बड़े लीडरान में अब्दुल गनी खान, अनायत और दूसरे लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि उनके पास 40 से ज़ायद ऐसे कांग्रेस अहदेदारों के लिखे हुए दरख्वास्त है, लिखी दस्तखत शुदा दरख्वास्तें जिनमें कांग्रेस के रियासी सदर वकार रसूल बानिहाली के काम को सराहा जा रहा है और उन पर पूरा एतमाद है। जबकि 12 लोगों के करीब जो लिखी गई चिट्ठी है वो सिर्फ उस साजिशी टोले या साजिशी अनासर की कार्रवाई है जो काम नहीं करना चाहते हैं और जिन्हें माजी से लेकर हाल तक सिर्फ कुर्सी पर बैठने की आदत थी। अब जब वकार रसूल बानिहाली ने उन्हें मैदान में उतारा और पिछले पार्लियामेंट इलेक्शंस में काम अच्छी तरह से वोट हासिल न करने पर पूछताछ की तो उसके बाद ये लोग सरगर्म हो गए। श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने बताया कि कांग्रेस में ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ ये मामूली एक बहतानबाजी है और इस पे कांग्रेस पूरी तरह से काबू पा लेगी। श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ इस तरह से बताया गया, वो सुनिएगा। आपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की बात की, मैंने कल भी आपको बोला कि कांग्रेस पार्टी एक डिसिप्लिन पार्टी है। इंडिसिप्लिन क्या हुआ वो बताइए। इनडिसिप्लिन जो भी हुआ है वो तो कुछ देखो पब्लिक में आते हैं नहीं कुछ चीजें ऐसी है कि जो हम नहीं बोल सकते। नहीं, गैर इखलाकी ही नहीं, बदतमीज, जो मैंने कल अल्फाज एक इस्तेमाल किया है, बदतमीज का मतलब है कि बदतमीजी हुई है, बदतमीजी की है। तो उसके बाद एक शोकाज नोटिस निकली है। शोकाज नोटिस से कांग्रेस पार्टी सेटिस्फाइड नहीं हुई तो जो हमारी कमेटी है उसके बाद उस कमेटी ने फैसला किया कि इसको 6 साल के लिए सस्पेंड किया जाएगा और जो रिकमेंडेशन उनकी गई है उसी रिकमेंडेशन
ये कांग्रेस हलकों की बात। 27 को दिल्ली में जम्मू कश्मीर के इंतखाबात से मुतालिक कांग्रेस की मीटिंग भी होने जा रही है और कांग्रेस की लीडरशिप वहां पहुंच भी चुकी है। माना जा रहा है कि फिलहाल वकार का पलड़ा पूरी तरह से भारी है, वकार सबकत ले चुका है। आज खुलासे भी किए गए, कुछ लोगों के नाम भी बताए गए जो इस सारे मामले के पीछे हैं। कल इनायत ने हमारे साथ इसी प्रोग्राम में बताया था कि जी मीर हैं। आज कहीं न कहीं श्रीनगर में कांग्रेस दफ्तर पर उंगली जो है वो कांग्रेस के एक बड़े लीडर जो पार्लियामेंट से रिज़ाइन भी कर चुके हैं, एक बार रिज़ाइन भी कर चुके हैं एक और पार्टी के साथ रह के, उन पर उठाई जा रही थी। लेकिन अब आपको श्रीनगर का हाल अहवाल शहर ख़ास का, और शहर ख़ास के बोरी कदल के इलाके में कल हौलनाक आग की वारदात पे 2 दर्जन के करीब इमलाक के साथ साथ मस्जिद को नुकसान पहुंचने पर आज मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने यहां जाकर नुकसान का जायज़ा लिया। ये वहाँ न सिर्फ मस्जिद भी नजरात हुई है बल्कि नुकसान मकान इमलाक को भी हुआ है, और मीरवाइज ने यहाँ लोगों को ताउन की बात भी की और जिम्मेदारियों का एहसास भी दिलाने की कोशिश की। काफ़ी ज़्यादा माली नुकसान हुआ है। अल्लाह ताला का शुक्र है कि जानी नुकसान नहीं हुआ है, तो उसके लिए हम अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ा धचका पहुंचा इस शहर ख़ास को। ये एक कमर्शियल इदारा था, इसके साथ साथ आपने देखा कि तारीख़ी मस्जिद जो है हमारी वो भी बिल्कुल खाकस्तर हो गई है। तो ये बहरहाल एक आजमाइश अल्लाह ताला की तरफ से, हम सबको हिम्मत करनी है, हौसला करना है। जब मैं यहाँ पे मोहल्ले वालों को भी ये कह रहा था कि ये लोग कमेटी बनाएं, उस कमेटी के साथ इंशाल्लाह हम सब ताउन करेंगे। ये जो मोहल्ला नजर आतिश हुआ है इंशाल्लाह। श्रीनगर के बोरी कदल के इलाके में लगी आग, और इस आग पे आज मीरवाइज कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक भी पहुंचे थे, अफसोस का इजहार भी कर रहे थे। लेकिन इस आग लगने के दौरान क्या कुछ हुआ, फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के एक ओहदेदार ने आज हमसे बात करते हुए बताया कि कल जब उनकी टीमें श्रीनगर के इस इलाके में फायर एंड इमरजेंसी सर्विस की गाड़ियां पहुंच रही थी तो वहां गली कोचू से लेकर सड़क तक जो गाड़ियां पार्क की गई थी वो आग बुझाने में बड़ी रुकावट आ रही थी। उनका अमला बकौल उनके पूरी तरह से माजूर दिखाई दे रहा था, और उन्हें ये बताया कि श्रीनगर में इससे पहले भी कई बार इस तरह के वाक़ात ख़ासतौर पर रात के वक्त पेश आते हैं जब गली कोचे में रखी छोटी गाड़ियाँ फायर एंड इमरजेंसी सर्विस की गाड़ियों को अंदर स्पॉट तक पहुंचने में बड़ी रुकावट भी बनती हैं। अक्सर उन्होंने हमें ये भी बताया कि हमारे यहाँ अक्सर ये बताया जाता है, दूरअंदेशी दिखाई बताई जाती है और हमें होश से काम लेने की बात की जाती है। लेकिन होश से काम लेना ये होता है कि इन हालात में इमरजेंसी के लिए रास्ता नहीं रखा जाता है। तो आज भी हम अपने नाजरीन तक ये बात पहुँचाना चाहेंगे कि अगर कहीं आग लगती है तो वहाँ फायर एंड इमरजेंसी सर्विस को पहुँचना पड़ता है। वहाँ कोई ज़ख्मी हो सकता है, उसको निकालने के लिए एम्बुलेंस पहुँच नहीं सकती है। लेकिन शाम गए क्या, दिन भर भी आप अपनी गाड़ियों को मेन सड़क पे या किसी गली कूचे में पार्क कर देते हैं और उसके बाद खुद के रफू चक्कर हो जाते हैं, और उस रास्ते से गुजरने वालों का क्या हाल अहवाल होता है वो अक्सर लोग बताते ही रहते हैं। और आज का हाल अहवाल भी फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के एक ओहदेदार ने मुझे बताया कि बड़ी मुश्किल आ रही थी। अगर सही तौर पे वहाँ गाड़ियाँ अंदर तक पहुँच पाती तो पिछले साइड से अगर गली कोचेस होते हुए फायर एंड इमरजेंसी सर्विस की गाड़ियाँ पहुँच पाती तो इतना नुकसान नहीं हो पाता। तो ये नुकसान की बात। लेकिन आपको अब ज़रा हम दूसरी तस्वीर दिखाएंगे। ये दूसरी तस्वीर है आपके बैंक खाते के नुकसान की। अक्सर हमारे पास इल्ज़ाम लगता है कि हमारे बैंक खाते में या आपके बैंक खाते में जो रकम है उसको कोई उड़ा ले गया। कई बार लगता है कि गलती अपनी होती है, उससे उड़ा ले गया। लेकिन ये गुरेज के इलाके के लोग हैं। गुरेज वादी कश्मीर का एक ही हिस्सा है, लेकिन टॉप की वजह से, ऊपर पहाड़ की वजह से, उस तरफ की वैली होने की वजह से अक्सर जम्मू कश्मीर या कश्मीर के साथ या दुनिया के साथ इनका राब्ता मुनक़ता ही रहता है और आम लोग दुनिया की पूरी जानकारी हासिल नहीं कर पाते। लेकिन ये आज सड़क पे थे और जानकारी इन्हें अपने बैंक खातों की थी। इनके मुताबिक इनने अपने पैसे जो हैं ग्रामीण बैंक में जमा कराए थे और ग्रामीण बैंक ने इनके पैसे उड़ा लिए। कैसे उड़ा लिए? हमारे साथी इनामुल हक हैं बानीपुरा में, उनसे हम जानते हैं कि पैसे कैसे उड़ाए हैं। वो हमारे साथ सिलाई नशरियात में बराबर आ चुके हैं। शायद इनाम से हम जानेंगे कि कैसे उड़ाए हैं, क्योंकि जम्मू का आप भी ख्याल रखिएगा, आपको अगर मैसेज नहीं आता है किसी बैंक अकाउंट से, अगर आपका पैसा विड्रॉ होता है
तो ये ज़रूरी नहीं है। शायद बैंक वाले कभी कभी आपकी मैसेज ब्लॉक रखे, आपका पैसा निकाल जाते हैं और आपको मैसेज नहीं आती है। तो मैसेज ना भी आए फिर भी कभी कभी बैंक में जाकर अपने अकाउंट को चेक कराइएगा, वरना आप इस ख्वाबी गफलत में रहेंगे कि बैंक में सब ईमानदार हैं, तो वहाँ भी कुछ काली बेड़े होती हैं। ग्रामीण बैंक के खिलाफ ये मुजाहरा था। इनामुल हक से हम राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे, नहीं हो रहा है शायद राब्ता, लेकिन हम कोशिश करेंगे। फिर दूसरी खबर पर उसके लिए चलेंगे और आपको नाज़रीन बताएं, सरकारी डाकखाने में भी अगर आपने पैसे जमा कर रखे हैं तो उस पर भी नज़र रखें, ख़ासतौर पे श्रीनगर के सरकारी डाकखाने में जो GPO है। अगर आपने वहाँ पे कहीं अपने पैसे जमा कर रखे तो उड़ती उड़ती हमारे पास भी एक आदमी ने खबर पहुँचाई है, तो वहाँ पे भी जाके देखें कि क्या वाकई आपके पैसे वहाँ सेफ हैं या नहीं हैं। इनाम बहुत बहुत शुक्रिया। ज़रा बताइएगा इन बेचारों के पैसे कैसे उड़ा ले गया बैंक ही? जी देखिए सनम एजाज जी, ये मामला 2022 का है, जब साल 2022 में कुछ कस्टमर्स ने ग्रामीण बैंक गुरेज के ऊपर इल्जाम आयद करते हुए एहतजाज किया कि उनके खातों से मुबैना तौर पर मज़कूरा बैंक ने कई लाख नहीं बल्कि कहा जाता है कि 1 करोड़ से जायद की ये रकम है जो उड़ा ली गई है, और वो भी बैंक अहलकारों ने, यानी इल्जामात बैंक अहलकारों के ऊपर ही है। उसके बाद जब लोगों ने एहतजाज किया, जब लोगों ने आवाजें उठानी शुरू कर दी, तो सनम जी उसके बाद FIR बाज़ाब्ता लॉन्च किया गया। उन्होंने पुलिस कंप्लेंट की, लोगों ने यानी को कानून के मुताबिक सजा, कार्रवाई है वो पुलिस थाने तक ही महदूद है। पुलिस थाने से बाहर अभी कोई कार्रवाई नहीं आई हुई है। शायद जिसको लेकर लोग जो है नाराज या खफा दिखाई दिए वहां गुरेज के अंदर, उन्होंने सड़क पर बैठकर एहतजाज किया, गाड़ियां रोकी, गाड़ियों की नकल बहुत शुक्रिया। ऐसे ऐसे मामला जो हैं हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम अरबाब इक़दार तक पहुंचाएं, आवाम को बाखबर करें कि ग्रामीण बैंक हो या दूसरा बैंक, ख्याल अपने अकाउंट का खुद भी रखिएगा। तो ये तस्वीर का एक रुख। अब ज़रा दूसरा रुख रखिए, यहाँ पे आवाम का पैसा लूटा जा रहा है और यहाँ तो पूरी आवाम को लूटा जा रहा है। ज़रा दूसरी तस्वीर हम दिखाते हैं सुखनाग नाले की। नाले सुखनाग की तस्वीर दिखा दीजिएगा जी भाई, आबिद भाई तस्वीर दिखा दीजिएगा। शायद हमारे अरबाब इक़दार समझ जाए, देख सकें क्या है। आज मेरे आबिद भाई बहुत कमज़ोर चल रहे हैं। शायद आबिद भाई वक़्त कम है और इसमें हम कुछ और मामलात को, ये है रवला गए सुखना की तस्वीर, और ज़रा दूर से हमें पास हमारे कैमरामैन को जाने नहीं दिया गया है, क्योंकि हिम्मत मरना मत खुदा तो हमारे कैमरामैन ने, हमारे रिपोर्टर साहब ने की थी, लेकिन नज़दीक नहीं जाने दिया गया। वो तस्वीर उन गाड़ियों की, उन डोजर्स की, वो जो दरियाई सुखनाग से जो हमारे रिसोर्सेज को, हमारी मशीयत को तबाह बर्बाद किया जा रहा है, वो तस्वीर नहीं लेने दी गई है। डराया भी जाता है, और डराएंगे क्यों नहीं। यहाँ पे कहते हैं बड़ी पहुंच वाले हैं, बड़े लोग हैं इसके पीछे, और दिल्ली तक पहुंच है। वाकई में वो ज़रा दूर से देखिएगा, आपको पीछे वो बड़ी मशीनें, वो टिप्पर वगैरह नज़र आ जाएंगी वहाँ खुदाई करते हुए। हम कोशिश करेंगे, बिलाल से रब्ता कायम किए हुए हैं शायद आबिद, हम उनसे जानेंगे
कि खबर है कि पिछले दिनों एक ओहदेदार ने इस पर कार्रवाई की थी, मामले को रोका था, लेकिन सिर्फ 1.5 घंटे में ही उसकी पूरी तबादले का ही हुक्मनामा ऊपर से आ गया। यानी पहुंच इन ठेकेदारों की इतनी ऊंची बताई जाती है। और नाजरीन, बिल्कुल मैं हकीकतन आपको बताता हूं कि हमें कुछ दोस्तों ने, हमारे रिपोर्टर्स को, हमारी टीम को मशवरा दिया था कि बड़ी पहुंच वाले लोग हैं, ये खबर नहीं करना, वरना आपके लिए भी परेशानी है। तो परेशानियां होती है ज़िंदगी में, उनसे डरना हो तो फिर आदमी कभी कोई काम नहीं कर सकता है। तो ये तस्वीर देखिएगा, ये हमारे मुआशरे के लिए बड़ी परेशानी है, हमारी कौम के लिए बड़ी परेशानी है, क्योंकि जो पैरामीटर्स हैं बिल्कुल साफ जाहिर है, टेंडर लीज आउट हुआ है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज को निकालना था, जिस तरह से रेत, मिट्टी, बाजरी निकालनी थी, उससे नहीं निकाला जाता है। अक्सर हम सुनते हैं कि हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस जो है, हमारा जो माइनिंग एंड जियोलॉजी महकमा है, वो अक्सर कई बार टिप्पर जब्त कर लेता है, गरीब बेचारे का टिप्पर को जब्त कर लेता है, किसी और को जब्त कर लेता है, क्यों जी इसने जी बगैर कानकनी के परमिशन के यहाँ से निकाल दिया। तो ये जो परमिशन यहाँ पे हो रहा है, इस पर हमारी पुलिस क्यों खामोश है, इस पर हमारे DC बडगाम क्यों खामोश है, हमारी जो दूसरी अथॉरिटीज़ है, सुखनाग बीरू में पड़ता है, बारामूला का भी यहाँ पे कनेक्शन जुड़ता है, क्योंकि ये टंगमर्ग से होते हुए आगे जाती है, हमारे खूबसूरत जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वहाँ से होकर जाती है, नारबल से ये नाला होकर जाता है। तो कोशिश करते हैं बिलाल से अगर मिल जाता है तो उनसे जानेंगे। बिलाल, बहुत बहुत शुक्रिया, जरा बताइएगा ये क्या सूरत हाल है वहाँ की। एजाज साहब, एक्चुअली ये जो बीरवा इलाका है, ये जो यहाँ पर मशहूर नाला सुखनाग है, यहाँ पर इस वक्त जो कानकनी का मामला है वो बड़े उरूज पर है, जिसके वजह पर यहाँ पे हुकूमत के जो इस महकमे से जुड़े आला अफसरान हैं वो इस पर कोई गौर नहीं कर रहे हैं। कई बार मुतलका महकमे को आगाह भी किया गया कि यहाँ जरा ऑडियो में प्रॉब्लम है, जरा ऑडियो ठीक कर दीजिएगा आबिद, और साथ में सुखनाग में जी हाँ, सुखनाग में मुतलका महकमे को कई बार आगाह भी किया गया है। महकमे फ्लड एंड इरिगेशन जो कंट्रोल है इस इलाके का, जो नारबल के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, उनको भी आगाह। बिलाल, आपकी आवाज सही नहीं आ रही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन नाजरीन तक हम ये बार बार इकदार तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं, और हम कहते हैं कि दम है तो यहाँ रोक के दिखाओ। आम कश्मीरी की गाड़ी को रोका जाता है, आम कश्मीरी को पत्थर निकालने से रोका जाता है, आम कश्मीरी का इल्ज़ाम है कि उसको अपने लोकल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं जाती आ रही है। लेकिन ये जो बड़े बड़े ठेकेदार हैं, इन पे हाथ डाल के सरकार में दम है तो दिखाए तभी जानूँ। वो कहते हैं ना कि कुछ करके दिखाओ तो जाने। यहाँ ये जो मामला है, आपको डोजर नज़र आ रहा होगा पीछे, आपको बाकी बड़ी बड़ी मशीनरी नज़र आ रही होगी, इन पे कोई हाथ नहीं डालेगा। और ये वादी कश्मीर के सभी वाटर रिसोर्सेज हमारे नेचुरल रिसोर्स के साथ होता है। और सबसे बड़ी परेशानी है, जितनी यहाँ पे नीचे खुदाई होगी इतनी पानी की लेवल कम होगी, और जब पानी की लेवल कम होगी तो आसपास जितने भी खेत खलियान हैं उनको आबपाशी नहीं होगी, इरीगेशन नहीं होगी, और उसके बाद हमारे यहाँ सूखा पड़े रहेगा, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर ख़त्म हो जाएगा और हम फिर दाने दाने को मोहताज हो जाएंगे। तो ये तस्वीर का एक रुख है। तस्वीर के इसी रुख के साथ आपको बताएं, आप देख रहे थे प्रोग्राम दिन भर सनम एजाज के साथ। फिलहाल आज के प्रोग्राम से बस इतना ही। इस उम्मीद के साथ आपसे लेंगे इजाज़त कि रब कायनात की में रही मर्जी, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।